लास्ट बट नॉट लीस्ट ये कुछ दो टॉपिक हैं जिसके बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। बात कर रहा है जापान। आपने कुछ प्रोडक्ट के नाम सुने होंगे जैसे कि सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा और माजदा जैसी प्रसिद्ध जापानी ब्रांड के नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। उच्च प्रौद्योगिकियों के उत्पाद बनाने के लिए इनके नाम मशहूर है। जापान के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही कम है, और वो ज़्यादातर कच्चे माल का आयात करता है, यानी कि रॉ मटेरियल जो वो दूसरे देशों से खरीदता है। इसके बावजूद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान बड़ी तेज़ी से प्रगति की है। जापान 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमी कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कारपोरेशन एंड डेवलपमेंट का जो था वो OECD का जापान जो था वो सदस्य बन गया था 1964 में। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 के देशों में शामिल है। आबादी के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 11वां है। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश जापान है, यानी कि परमाणु बम को जो की मार झेलने वाला देश जो है वो एकमात्र देश जापान है। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% का योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान देने के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल का प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीकों का जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करते हैं। जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पादन का केवल 1% है, और फिर भी सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का 7वां स्थान है। यानी कि सैनिक, वो कह रहे हैं यहाँ जापान का सैनिक व्यय यानी कि मिलिट्री जो के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है उसके GDP का, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब उसकी GDP का केवल 1% है, और फिर भी सैनिक जो एक्सपेंडिचर है के लिहाज से विश्व में जापान का जो स्थान है वो 7th रैंक आता है। इन तत्वों को ध्यान में रखकर अनुमान लगाइए कि वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में जापान कितना प्रभावकारी होगा। हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं के दौरान हस्ताक्षर किए गए तथा प्रमुख समझौतों के बारे में भी बात करें। एक और देश की बात करते हैं, यहाँ पे दक्षिण कोरिया की बात करते हैं। कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिणी कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और उत्तरी कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 38वें समंदर के साथ साथ विभाजित किया गया है। 1952-53 के दौरान कोरियाई युद्ध और शीत युद्ध काल की प्रगतिशीलता ने दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंदिता को तेज कर दिया। यानी कि दोनों देशों के बीच जो विभाजन हुआ तो 1950 से 53 दोनों कोरियाई देश यानी कि नॉर्दर्न कोरिया और साउदर्न कोरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बट गए थे, और दोनों की देशों के बीच में जो कंपटीशन है, प्रतिद्वंदिता को तेज कर दिया गया है। अंततः 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरियाई संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। यानी कि ये डेट आप ध्यान रख लीजिए भी 17 सितंबर 1991 में दोनों कोरियाई संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। इस बीच दक्षिणी कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा है, जो साउथ कोरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं। 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेज़ी से विकास हुआ, यानी कि इकॉनमी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, जिसे हान नदी पर चमत्कार कहा गया है। यानी कि जो डेवलपमेंट हुई 1960 से 80 के बीच में उसे हान नदी का एक चमत्कार कहा जाता है। अपने सर्वांगीण विकास को संकेतित करते हुए दक्षिण कोरिया 1996 में OECD का सदस्य बन गया, जो कि जापान भी बना था, 1964 में बना था। 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और सैन्य खर्च में इसका स्थान भी 10वां है, यानी कि अपने सैन्य खर्च में 10वां स्थान रखता है और दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मानव विकास रिपोर्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार दक्षिणी कोरिया का HDI रैंक 18th है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सिर्फ 18th है, और उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेवार का प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि शामिल है। यानी कि अगर हम बात करें तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स, रूरल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने जो है वो खासी अपनी वृद्धि की है। तथा अन्य कारकों की अगर हम बात करें में तो निर्यात जो है उन्होंने एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, मजबूत पुनर्वितरीकरण नीतियाँ, सार्वजनिक
अवसंरचना विकास, प्रभावी संस्थाएं और ये सब चीज़ें जो है वो उसमें शामिल की गई हैं। सैमसंग, एलजी, हुंडई जैसे दक्षिणी कोरियाई ब्रांड, मतलब अगर हम बात करें तो आज सैमसंग का ब्रांड को सब जानते हैं, एलजी के ब्रांड को सारी दुनिया जानती है, हुंडई जैसे दक्षिणी कोरियाई ब्रांड भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौते उनके बढ़ते वाणिज्य और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। हाल ही के दिनों में हस्ताक्षर किए गए प्रमुख कुछ समझौतों के बारे में और पता करें, तो ये आपका क्वेश्चन है जो नीचे दिया गया है। तो ये था हमारा चैप्टर। प्लीज़ इन्हें बहुत अच्छे से एक दो बार सुनिए और ताकि ये आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉल मी, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।